खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब, मेरे को होस्ट। नाज़रीन, पहले रन डाउन पे बात करते हैं, फिर बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ होंगे, अहम इशूज़ पे बात करेंगे। बानी पीटीआई को घर में नज़र बंद करने का ऑप्शन भी मौजूद है। ये कहानियाँ हो रही हैं 2025 के बारे में, ये कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं और शायद ये इनकी रिहाई भी हो जाए। मगर बात तो एक ही है कि रियासत और अवाम दो लाज़िम मलज़ूम है, इनको एक पेज पे इनका होना बड़ा ज़रूरी है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं मेहमान मनीब फारूक साहब होंगे, उनसे टेक लेंगे, अंदर की खबर रखते हैं, वो हमें बताएंगे 2025 जो है वो किधर जाएगा। 2025 में ही वज़ीर आज़म की रिटायरमेंट की बात कभी नबील गबोल साहब करते हैं, कभी कोई करता है, कभी यूँ लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तैयारी पकड़ रहे हैं आने की। ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत को 1 ट्रिलियन पर ले जाएंगे। उड़ान पाकिस्तान की बड़ी, हम उड़ान सुन रहे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं। अच्छा, ये तो हम जानते हैं और हमें यहाँ कई मैशतदान हमारे सामने कह चुके हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकानमी है। मगर सवाल एक पैदा होता है, 350 अरब डॉलर तो हमारा सफ़ेद है, चिट्टा है, डिक्लेयर्ड है। ये 650 बिलियन किसने अंदर किया हुआ है? ये कहाँ कहाँ छुपा हुआ है? इस पर बात करेंगे हम। इसमें ड्रग्स हैं, असला है, दहशतगर्दी है, क्या है ये कहानी, क्या है ये माशी दहशतगर्दी, क्या है कि 650 बिलियन डॉलर की इकानमी को ये सारा हुक्मरान तबका अपने नीचे रख के बैठा हुआ है। और डिक्लेयर्ड कितनी है? कोई 350 कहता है, कोई 350 कहता है, कोई 450 कहता है। आई डोंट नो व्हाट आर दी रियल फिगर, मगर इसके इर्द गिर्द हैं। तो सवाल यही पूछेंगे आज हम। डॉक्टर इकराम उल हक हमारे साथ होंगे कि ये जो 650 बिलियन डॉलर का काला धन कहाँ पे है और क्यों बर्बाद है इस मुल्क की अवाम इतनी दौलत पैदा करने के बावजूद। इस पर बात करेंगे। अफगान पाकिस्तान कशीदगी बढ़ रही है। अफगान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, हम उससे अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। हमारे भाई हैं, हमारे पश्तून हमारे साथ भी रहते हैं, उनके साथ भी रहते हैं। ये वारदात जो 1978 26 अप्रैल को शुरू हुई थी, हम कितना खून इसके लिए देंगे, कितने बच्चे अपने और मरवाएंगे, कितने फौजियों की शहादत हम झेलेंगे और कितने शहरियों की शहादत हम झेलेंगे। इस पर हम बात करेंगे। क्या इसका कोई हल है, या ये जो हम इंटरनेशनल जो एक जंग थी, जिसे आप सर्द जंग कहते हैं, उसका ईंधन हम आज भी बनते रहेंगे? मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। मियाँ साहब हजूर, ये आपने बेमानी सा लेक्चर तो सुना, मगर ये फरमाइए, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ मुनीब फारूक साहब होंगे, क्या 2025 के हवाले से जो कहा जा रहा है कि जनाब ये तब्दीली का साल होगा और प्राइम मिनिस्टर साहब शायद रिटायर हो जाएं, नबील गबोल साहब भी कह रहे हैं, गंडापुर साहब भी ये बात कर रहे हैं, कोई ऐसी कहानी है या नहीं है? और अगर ये कहानी होगी तो हमारी और आपकी जिंदगियों पे कोई फर्क पड़ेगा? जी मियाँ साहब। काजी साहब, जो तब्दीली का साल तो 2025 है, क्योंकि तब्दीली हो चुकी है। 2024 से हम 2025 में आ चुके हैं और बहुत सी तब्दीलियों की उम्मीद भी है। और कल वज़ीर आज़म ने भी बहुत सी जो है वो तब्दीलियों की नवीद सुनाई है और उड़ान पाकिस्तान का भी जो है वो कल इफ्तिताह किया गया है। लेकिन बार बार ये एक बात ज़रूर कही जा रही है कि सेटअप चेंज हो रहा है। ये भी बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म इस साल रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये कही जा रही है कि वज़ीर आज़म रिटायर हो जाएंगे। ये सारी बातें जो हैं वो, अगर हम ये कहा जाए कि ये सारी अफवाहें हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं है, और ये कहा जाए कि ये बिल्कुल ठीक खबरें हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन मामला ज़रूर है, जब आपको काजी साहब देखें, जहाँ पर धुआं निकल रहा हो आग तो लगी होती है। कोई ना कोई मसला है और कोई ना कोई बातचीत चल रही है। देखें, बात की चीज़ आती है कि इमरान खान सिस्टम को कबूल कर लें तो फिर उनको रिलीफ मिल सकता है, इसका मतलब है बातचीत चल रही है। और फिर ये कहा जाता है कि इमरान खान जो हैं वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे, रिलीफ हो सकता है, कोई बातचीत चल रही है। और जब बात की जाती है हुकूमत की, तो हुकूमत में आप देख रहे हैं काजी साहब कि एक जानिब जो पीपल्स पार्टी है उसका हुकूमत के साथ फासला जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है, वो कम होने की बजाय बढ़ रहा है, या वहीं पर रुका हुआ नहीं है। हुकूमत जो है उनको दावत देती है कि वो आकर काबीना ज्वाइन करें, वो कहते हैं नहीं, आप हमारे साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो जब भी टाक होती है, मीडिया टाक या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या तकरीब में खिताब करते हैं, वो इंतहाई तनकीद के निश्तर बरसाते हैं। तो ये सर मामला जो है यार मियां साहब, कहीं ना कहीं मौजें भी चल रही हैं। देखो ना, मौजें भी, यानी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे उनके पास हैं, दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उनके कोई काम नहीं रुकते, पंजाब हो कहीं भी हो, और साथ तनकीद भी करते हैं। ये क्या कहानी है? ये क्या वारदात है? देखें काजी साहब, मसला ये है कि जो पीपल्स पार्टी है वो चाह रही है कि जो भी बदनामी आए वो हुकूमत के जिम्मे हो और हम हुकूमत में भी रहें और जो कानून आईनी ओहदे हैं उनका भी जो है एंजॉय करें,
और उसके बाद जब इलेक्शन की जानिब अगर मामला बढ़ता है या ऐसी सूरत हाल नजर आती है जिसमें यह कहा गया एमक्यूएम के खालिद मकबूल साहब की जानिब से कि अगर तब्दीली लानी है तो पार्लियामेंट के अंदर से लानी चाहिए या लानी पड़ेगी या लानी चाहिए, ये चीजें जो हो रही हैं इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी कुछ चाह रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो ये कहते अगर मैं एक पाए गए हैं कि वो वजीर आज़म बनना चाह रहे हैं। और इस हवाले से मियां साहब एक तरकीब इस्तेमाल कर लूं कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती चल रही है। बिल्कुल भी नहीं चल रही काजी साहब, बिल्कुल भी नूरा कुश्ती नहीं चल रही। पहले नूरा कुश्ती थी जब PDM 1 की हुकूमत थी, उस वक्त थी। जब वो रजीम चेंज जिसको कहा जाता है वो हुआ था, उस वक्त बिल्कुल थी। उस वक्त उनका कट भी था और कुछ नूरा कुश्ती भी थी, लेकिन अब नूरा कुश्ती नहीं है। अब जो कुछ ग्राउंड पे नजर आ रहा है वो रियल नजर आ रहा है। मेरी एक बैठक हुई थी, बहुत बड़ी बैठक, जिसमें मुझे ये कहा गया कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था तहरीरी हुआ था, और अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो वो टूट भी सकता है। और उसमें आप देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी के जहां जहां भी तंजीमें पंजाब में है या वफाक में है, वो इस हवाले से नहीं चाह रहे कि वो हुकूमत को जो फ्री हैंड दें, नंबर 1। नंबर 2, वो चाह रहे हैं कि उनका मुकम्मल हिस्सा मिले। नंबर 3, वो ये चाह रहे हैं कि हुकूमत की बिल्कुल कोई कारकर्दगी जो है उसको शो ही ना किया जाए, और वो खुद अपने आप को जो है वो सामने लाना चाह रहे हैं और आईनी ओहदों पर वो खुद बैठे हुए हैं। इसलिए सिंध की जो सूरत हाल अगर देखी जाए तो वहां पर वो बात नहीं करने देते, और ऐसे इश्यूज पर बात हो रही होती है जिससे मौजूदा हुकूमत जो है वो बदनाम हो। और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर इस साल में एक अटेम्प्ट जरूर होगी शहबाज शरीफ साहब पर, और वो अटेम्प्ट मुझे जो नजर आ रही है वो अप्रैल तक नजर आ रही है। अगर अप्रैल से आगे शहबाज शरीफ जो है वो निकल गए इस अटेम्प्ट के बाद, तो हो सकता है वो साल पूरा कर जाए, लेकिन मुझे लगता है कि देखें अप्रैल तक कोई अटेम्प्ट होगी। एक बात तो तय है ना कि आप अगर इंट्रिंसिक आप में ताकत नहीं है, आप अंदर से ताकतवर नहीं है, कोई मुझे आके इस यहां पे बिठा दे वहां बिठा दे, तो अटेम्प्ट तो किसी वक्त हो सकती है। हाँ, जो ताकतें हैं जिन्होंने इन्हें यहां पे प्लेस किया है, यहां पे बिठा दिया है, अगर वो तब्दीली का सोच रहे हैं तो फिर तब्दीली होगी। अगर वहां तब्दीली का नहीं सोचा जा रहा तो समाज तो डेड है, वहां पर तो कोई ऐसी तहरीक बड़ी मूवमेंट नहीं चल रही सिवाय PTI की जो तहरीक है एक मिडिल क्लास की। तो ये तो फिर यानी जो करना है शेर ने करना है, मैंने और आपने क्या करना है मियां साहब? देखें काजी साहब, करना तो शेर ने है, लेकिन देखना यह है कि हो क्या रहा है। क्या अभी जो मामला चल रहे हैं अगर ये किसी डगर पे चढ़ते हैं और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल जो दूसरी बड़ी बैठक हो रही है और इसके बाद कोई ब्रेक थ्रू की तरफ मामला जाता है, तो फिर वो किस तरफ जाएगा, वो क्या होगा, हम क्या रिलीफ जो है वो हुकूमत देगी PTI को। अगर वो रिलीफ देने की सूरत में इमरान खान रिहा होते हैं तो क्या इमरान खान जो है वो आराम से घर में जाके बैठ जाएंगे? क्या वो सियासी एक्टिविटीज नहीं करेंगे? मियां साहब, वो हम एक जो है वो बाहर, मियां साहब एक हम गाना सुनते थे ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अरे भाई, जिसने दर्द दिया है दवा भी तो वही देगा। ये दरमियान वाले क्या करेंगे मियां साहब? देखें कैसा, मैं यही कह रहा हूं कि जब ये सारा कुछ होगा तो फिर क्या इमरान खान साहब जो हैं अगर बाहर आते हैं तो फिर वो सियासी एक्टिविटीज तो करेंगे ना? क्या वो इस सिस्टम से मुराद मेरी हुकूमत है, सेटअप को कबूल करेंगे? क्या वो आराम से इनको जो है वो हुकूमत करने देंगे? और फिर उसके बाद जो है देखना पड़ेगा कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ मिलकर दिफा करेगी? नहीं, ये नहीं है। यही बात जो है वो सिरक रही है, ईंटें जो है सिरक रही हैं। और जो बात कभी नबीर गबोल साहब कहते हैं, कभी कोई किसी तरफ से निकलती है कि हुकूमत चेंज हो रही है, वजीर आज़म जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं, इसके पीछे यही एक जो है वो फलसफा है कि जैसे ही कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है पीपल्स पार्टी देखो कोई खबर है आपके पास, पॉलिसी पे आपके पास एक खबर है कुछ तन्हाई में मुलाकातें हुई हैं, कोई उसका कोई हमें दे सकते हैं इशारा आप? देखें काजी साहब, तन्हाई में मुलाकातें तो 5-4 हो चुकी हैं और कुछ मुलाकातें हो रही हैं, और इस हवाले से अखबारात जो हैं वो भी उसका जो है वो सबूत पेश कर रही हैं, और अखबारों की जो बड़ी बड़ी सुर्खियां वो भी सबूत पेश कर रही हैं कि बाकायदा तौर पे ऑफर्स हो रही हैं कि ये काम कर लें तो ये हो सकता है, फलां हो जाए तो फलां हो सकता है, कबूल कर लें तो ये हो सकता है। और अभी जो है वो दूसरी जानिब से मौक़िफ़ जो सख्त था वो पीछे हट चुके हैं बानी PTI, और उसमें आप मुतालबात देख लें काजी साहब, जो 2 मुतालबात सामने आए हैं उसमें
कोई मुतालबा ऐसा नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ख़त्म कर दी जाए, और कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। इस वक्त जो मुतालबे हैं वो ये है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बन जाए जिस पर समझौता ही नहीं होगा। और दूसरा, सियासी कैदियों की रिहाई, अगर इन पर बातचीत शुरू होती है, लेकिन ये बातचीत जो है ये मंजर आम पर है, लेकिन जो पसे पुष्ट जो बात चल रही है वो कुछ और है, वो असल बात वो हो रही है। और वही बात जो है वो आपको इसी महीने के एंड पर जो है वो सामने आती हुई नजर आएगी। अगर वो बात कामयाब हो गई तो आपको बिल्कुल हालात बदले हुए नजर आएंगे, सियासत बदले हुए नजर आएगी। अगर वो बात कामयाब नहीं होती वो बात, मियां साहब एक खबर हमारी स्क्रीन पे एक खबर चल रही है जो जाहिर है जंग अखबार की खबर है, हमारी खबर तो नहीं है। इस पर हम कमेंट आपका चाहेंगे। अमरीकी सफ़ीर का क्या ताल्लुक हमारे वैसे वज़ीर ख़ज़ाना, मैं ये तदरीसी तौर पर बात कर रहा हूँ, अमली तौर पर नहीं कर रहा, मगर वज़ीर ख़ज़ाना से वो उनकी मुलाकात हुई है, तो क्या IMF का प्रोग्राम की सियासी भी इसमें डायमेंशंस आ रही हैं? देखिए कायद साहब, वैसे तो कहा जा रहा है ये अलविदाई मुलाकात है, क्योंकि 2 माह बाद वो सबकदोश हो जाएंगे और वो वापस चले जाएंगे अमरीकी सफ़ीर। वो अलविदाई मुलाकातों का ये तसलसल है जो हो रहा है, लेकिन इसमें IMF का जिक्र होना ये एक बड़ी तशवीशनाक अमर है, क्योंकि IMF ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट अदारा है और वो पाकिस्तान के साथ या किसी मुल्क के साथ जो मामलात करता है वो अपने तौर पर करता है, उसमें कोई सियासत इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन अमरीकी सफ़ीर का जो है और वज़ीर ख़ज़ाना के साथ IMF की बात करना ये सिर्फ सादा चीज नहीं है, ये इसमें इसके अच्छा IMF ने एक और बात भी कही है मियां साहब, एक और बात भी कही है, ये भी खबर इस वक्त नाज़रीन हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो हमने दावा किया कि 60 बिलियन तक हम अपनी बरामदात बढ़ा देंगे, उसने इसकी नफ़ी कर दी। वैसे तो हमारे जितने लायक बच्चे हैं माशाल्लाह, जिनके हाथ में ये ज़माम कार रही है, उसको देख के कोई IMF से ज़्यादा इख्तलाफ करने की जगह तो नहीं बनती, मगर उसको ये इतना ओपनली कहने की क्या ज़रूरत थी कि भाई आपसे ये होने वाला नहीं है? इसकी क्या वजह लगती है आपको मियां साहब? देखें कायद साहब, इसकी वजह वही है जो उनके तहफ़्ज़ात हैं। अब एक ही उनके पास एक बड़ा हथियार जो है वो फरवरी में IMF आएगा और हमें ज़रूरत है उस किस्त की, और उसी किस्त की बुनियाद पर हम जो है उड़ान पाकिस्तान और दीगर मंसूबे जो हैं वो बना रहे हैं। अगर वो किस्त हमें नहीं मिलती तो हम माशी तौर पर बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि गुर्बत की शरह बढ़ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र में हैं अमेरिका की भी और दुनिया की भी, और इस हवाले से अमरीकी सफ़ीर का इस वक्त मिलना, वो भी वज़ीर ख़ज़ाना से मिलना, और 2 माह पहले अलविदाई मुलाकातें हैं जो कि आके इनको सफ़ीर वज़ीर ख़ज़ाना को आके मिल रहे हैं। ये अच्छा मियां साहब, ये भी चूँकि साथ साथ खबरें चल रही हैं चूँकि हमारे स्क्रीन पर, और ये उसके साथ साथ हम ये टाइटल में बता भी रहे हैं ये कहाँ छपी हैं या कहाँ पे ये बोली गई हैं। शहबाज शरीफ साहब रिटायर होने जा रहे हैं, नबील कबोल साहब ने दावा किया है। नबील कबोल साहब की बात को हम कितना एतबार दें? पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, पहले कुछ बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनकी कोई यानी उनके ताल्लुकात के हवाले से भी कुछ शकूक व शुबात बयान होते रहे हैं, कितने अहम हो सकते हैं और ये इनकी बात को कितना वजन हमें देना चाहिए मियां साहब? देखें कायद साहब, वजन तो है बात में, सिर्फ नबील कबोल साहब नहीं, इससे पहले भी बहुत से बयानात ऐसे आ चुके हैं और बहुत सी ऐसी खबरें भी आ चुकी हैं। नबील कबोल साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे भी हैं और हैं भी। दरमियान में जो मामलात ख़राब हुए थे वो ख़राब हुए, लेकिन बाद में वो अंदर के बंदे हैं और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं, बहुत से उनके मामलात और भी हैं, और उनको खबरें जो हैं वो इर्द गिर्द से भी मिलती हैं। जो अब वो बात कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर है, हम ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि नबील कबोल जो हैं वो आम शख्सियत नहीं है। एक आप ये नहीं कह सकते कि मियां साहब मुझे एक बात समझाएं प्लीज, एक क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बड़ी फिदवियाना खिदमत की है वतन अजीज की मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो क्या जरूरत है उन्हें हटाने की और नया तजर्बा करने की? मैं ऐसी बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि जितनी उन्होंने दिल लगा के खिदमत वतन अजीज की है, आप समझ रहे होंगे, तो इतनी तो और शायद कोई शायद ना कर सके। देखें कायद साहब, खिदमत जो है ना वो 2 तरह की होती है। एक खिदमत है मुल्क की खिदमत, दूसरा खिदमत होती है वो अपनी पार्टी की खिदमत और अपनी खिदमत। अब मुल्क की खिदमत क्या की है ये देखना पड़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि मईशत को संभाला दे दिया गया है, लेकिन आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें, अब भी हम उसी सतह पर खड़े हैं कि अगर हमें कहीं से अभी पैसे नहीं आते या कोई और मामला नहीं होता तो हम वही सतह पर आ जाएंगे जो पहले सतह पर थे। हाँ, बातें जरूर हुई हैं और इस हवाले से बहुत से वादे जो किए गए थे पीपल्स पार्टी के साथ, वो भी पीपल्स पार्टी समझती है कि पूरे नहीं हुए।
और बाकी जो इत्तेहादी हैं वो भी नाराज हैं, और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये भी तो देखे ना, वैसे तो ये सेल्फ एविडेंट है। वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया कि हुकूमत के साथ आर्मी चीफ और अफवाज का तावन मिसाली है, और ये होना भी चाहिए, और ये होता भी है, और होना भी चाहिए। इसको बार बार रीइटरेट करने की क्या जरूरत है? ये तो सेल्फ एविडेंट है मियां साहब। कल काजी साहब आपने जो तकरीर देखी थी उड़ान पाकिस्तान की, उसमें इसहाक डार साहब ने भी एक तकरीर की थी, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने अपनी खिदमात पेश की हैं। तो ये मामला इस वक्त ये ही है कि बाहर कोई अपनी खिदमात पेश कर रहा है कि मैं भी हूं, मेरी तरफ भी देखें, और जब ये मामला हो जाए और ये जब स्टेज आ जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो फिर मियां साहब, क्योंकि अपने आप को पेश कर दे, मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। चीजें चल रही हैं। वैसे तो उड़ान पाकिस्तान होनी चाहिए, हम तो उड़ान चाहते हैं, इस मुल्क की उड़ान चाहते हैं, मगर पाकिस्तान की GDP जो है अगर 0.92% पे बढ़ती है इस क्वार्टर में या इस महीने में, तो फिर ये उड़ान कैसे होगी? और फिर जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि विजन बड़े देते हैं, यासिन इकबाल साहब विजन देते हैं, इस नाइटमेयर से हमने निकलना है, हमें कौन निकालेगा? नाइटमेयर से निकालेंगे तो फिर कोई वीएन पाकिस्तान की बात होगी, या फिर वीएन इस मुल्क की शराफिया के लिए क्या मसला है? हमारे साथ होंगे डॉक्टर इकराम उल हक, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ होंगे कामरान यूसुफ साहब, उनसे हम अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। अहम मामलात हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें मारूफ दानिश्वर, तजिया निगार, इकोनॉमिस्ट, मुसन्निफ जनाब डॉक्टर इकराम उल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और हम आज चाहते हैं कि वो तमाम जो हमें अच्छी अच्छी खबरें सुनाई गई हैं कुछ तस्दीक ले लें हम उनसे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं जनाब कि हम जो है वो $1 ट्रिलियन की इकानमी बनने जा रहे हैं। ये सारी रोज़ी पिक्चर जो उन्होंने पेंट की है, हम तो चाहते हैं अल्लाह करे ये दुरुस्त हो, मगर हाउ डू यू सी 2025 अनफोल्डिंग इकोनॉमिकली फॉर पाकिस्तान? डॉक्टर साहब जी, मेरा ख्याल है कि शायद 1 ट्रिलियन की इकानमी तो हम अभी भी हों, अगर हम इनफॉर्मल इकानमी को भी ऐड कर लें, और जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी पैरेलल इकानमी में असला है, फिर उसके बाद ड्रग्स हैं, वो तो बाहर के क्रिमिनल एंगल से भी हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि हम अगर शहरों में देखें तो ख़ास तौर पे आपको हर जगह रेल पेल नज़र आती है कि कितना कैश जो है वो पाकिस्तान में यानी कि आप सर्कुलेट कर रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे नंबर जो है वो हमेशा ही ख़राब होते हैं। पॉलिसी तो ख़राब होती है हमारी कायद साहब, मगर नंबर्स भी हमारे हमेशा जो है वो आउट ही रहते हैं। चलिए मैं ये पाकिस्तान उड़ान के बारे में अर्ज़ कर दूं कि जो बात वो नहीं बता रहे हैं वो ये है कि मार्च से लेकर अब तक हमने कितना मज़ीद कर्जा लिया, और पाकिस्तान के जो 19 ट्रिलियन के अखराजात हैं वो तो सारे के सारे अभी भी उस पर डिफेंस भी जो हमारा 2.12 हमने ट्रिलियन रखा था, और उसमें चले 600 की वो भी लगा लीजिए, पेंशन भी, कुछ और भी ज़ाहिर है खर्चा, मगर वो सारे का सारा तो हम बोरोड मनी से कर रहे हैं। अब ये किस माइक्रो यानी कि नंबर्स जो होते हैं ये इकॉनमी की मजबूती को ज़ाहिर नहीं करते हैं। 25वीं दफ़ा तो हम IMF के ICU वार्ड में हैं और फिर जश्न मनाते हैं। आप बताइए कि अगर किसी का मरीज़ अपने 77 साल में 25वीं दफ़ा वो ICU में जाए तो क्या उसकी ख़ानदान को जश्न मनाना चाहिए? अब हम वाहिद मुल्क हैं जब हम किसी कर्जा साइन करते हैं तो जश्न मनाते हैं, बजाय उसके कि शर्मिंदा हों कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हम सादा अल्फाज में अपने नाजरीन के लिए अर्ज़ कर देते हैं कि आप बताइए कि एक मरीज़ मुसलसल ICU में है और हम ये कह रहे हैं कि वो उड़ान भर लेगा। पहले तो वो वहाँ से ICU से निकले, अपनी सेहत ठीक करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दौड़ शुरू करे। सर, मैं दो तरह की पिक्चर आपके सामने रखता हूँ, फिर आपसे रहनुमाई लेता हूँ। एक तो उड़ान पाकिस्तान का कल जो ऐलान किया गया उसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि हम $60 अरब तक ले जाएंगे अपने बरामदात को 2029 तक, और फिर कहा गया कि 2035 तक 1000 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगी, रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे, ज़राअत जो है वो उसको बेहतर बना दिया जाएगा, 5 बरसों में शरह नमू 9.8% तक ले जाएंगे, शरह खानगी 70% होगी, गुर्बत की शरह 13% तक लाने का मनसूबा बंदी है। ये तो एक तरह की पिक्चर है। लेकिन दूसरी जानब जो है पेट्रोल आज 258 रुपये है और डीजल 252 रुपये है, बिजली का फ़ी यूनिट 70 रुपये फ़ी यूनिट तक है, और गैस संतों को जो है 2750 रुपये
रुपए फी MMBTU मिल रही है, डॉलर 280 रुपए का है सर, और टैक्सेस और ड्यूटीज की बरमार है जो कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं 15 रुपए तक लाऊंगा। क्या पेट्रोल और डीजल 100 रुपए का सर हो जाएगा जो इकॉनमी हमने बेहतर करनी है? ये सवाल ये है कि क्या बिजली का टैरिफ 20 रुपए का हो जाएगा? क्या सनतों की गैस जो है वो 10,000 रुपए को मिलेगी या डॉलर 180 का हो जाएगा? तो क्या सर आप रहनुमाई कीजिए कि उड़ान पाकिस्तान, ये मौजूदा जो मैंने पिक्चर बयान की है, इसके होते हुए हम उड़ान भर सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये कोई ख्याली पुलाव नया नहीं है। पहले आपको 2050 वाला विजन याद होगा एहसन इकबाल साहब का, फिर डार साहब का हमारा G20 में एक आध साल में शामिल होना। अब जिस इकॉनमी की बेसिस जो हैं वो इतनी कमज़ोर हों, जैसे अभी आपने फरमाया, जहां एनर्जी की कॉस्ट दुनिया में सबसे महंगी हो और वो भी दुरुस्त तौर पे ना मिलती हो, जहां इंटरनेट के ऊपर पाबंदियां हों और वो सही चलता ना हो, और जहाँ पे हम अपने जो यूथ है उसको सही तालीम ही ना दे पा रहे हों, वो स्किलफुल ही ना बन रहे हों। अब देखिए इकानमी कैसे ग्रो करती है कि आपके पास जो ज़राए होते हैं नेचुरल और ह्यूमन, उसका सही इस्तेमाल और भरपूर इस्तेमाल। हमसे आज तक माइनिंग तो हो नहीं पाई है। जो हमारे ख़जाने हम कहते हैं जी वहाँ पड़े हैं, वहाँ पड़े, बिल्कुल पड़े हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार ख़जाने दिए हैं, मगर उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास क्या, हमें तो बाहर से अब कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने क्यों आएगा? जब वो यहाँ उतरते हैं तो धमाके हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार मैं तो यहाँ आया था, कोई मेरे आगे 4, 5, 25, 20 गाड़ियाँ होंगी। चाइनीज़ जो हमारे बहुत करीबी और बहुत उन्होंने हमारी मदद की है, अभी देख लीजिएगा वो कराची वाले वाक़े के बाद उन्होंने क्या हमारी चीज़ों का नोटिस लिया है। अब आप ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल आइसोलेट होकर और ख्याली पुलाव पकाते रहें तो उसके तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि जब तक हम अपनी फंडामेंटल और ढांचे में अपनी तब्दीलियाँ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल एक एलिटिस्ट इकॉनमी है। ये मैं नहीं कह रहा, आप इशरत हुसैन साहब जिन्होंने बहुत सी हुकूमतों में काम किया, उनकी किताब देख लीजिए, वो मुसलसल कह रहे हैं कि जनाब इस इकॉनमी की ग्रोथ जो है वो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जाहिर है यहाँ टैक्सेस की भरमार आप इसलिए करते हैं कि आपकी शराफिया याशियाँ। सर मैं यही बात करने लगा हूँ, जो बुनियादी ढांचा है उस पर कल नेपरा ने एक बात की है। नेपरा ने स्टेट ऑफ इंडस्ट्री एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि 20 रुपए फी यूनिट बिजली हो सकती है, और उस पर ब्रेकअप दिया गया है कि जो बुनियादी यूनिट इस वक्त बिजली का है वो 45 रुपए 6 पैसे है, और इसमें जो 45 रुपए 6 पैसे है उसमें 17 रुपए 1 पैसा कैपेसिटी पेमेंट का है, और उसमें 15 रुपए 28 पैसे जो हैं वो टैक्सेस हैं। आइंदा साल के लिए जो मुमकिना एडजस्टमेंट है वो 67 पैसे है, और उसके अलावा जो डिस्को मार्जिन है वो 3 रुपए 10 पैसे का है। 1 पैसा फी यूनिट वो है जो आइंदा साल की इन्वेस्टमेंट जो एडजस्टमेंट है वो उसका है। 1 रुपए 37 पैसे जो है ट्रांसमिशन सरचार्ज हैं, और बिजली के खालस और औसत कीमत जो है वो 7 रुपए 62 पैसे है सिर्फ। नेपरा ये कहता है कि अगर सेल्स टैक्स के 7 रुपए 52 पैसे निकाल दिए जाएं, वो ले लिए जाएं, बाकी जो एडजस्टमेंट है वो खत्म कर दी जाए, कैपेसिटी पेमेंट खत्म कर दी जाए, और इसमें 25 पैसे रुपए 20 पैसे तक जो रकम है वो बनती है, तो इसमें यूनिट जो है बिजली का वो 20 रुपए 4 पैसे का हो सकता है। उन्होंने हुकूमत को पूरा फार्मूला बना के दे दिया है। सर आप एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बहुत सी जो हमारी कॉस्ट हैं वो दरअसल इसलिए ज़्यादा है कि हमने उनके ऊपर भरपूर किस्म की चीज़ें जो है टैक्सेस हों या ये कैपेसिटी चार्जेस हों वो शामिल कर रखी, या ये नाअहली की वजह से है। अब नाअहली की वजह क्या है कि मिसाल के तौर पर आपको अपने अखराजात कम करने थे, आपको अपनी मिनिस्ट्रियाँ कम करनी थी 18th अमेंडमेंट के बाद, वो तो आपने की नहीं। अब उसके लिए आप टैक्सेस लगाएंगे, जब वो टैक्सेस लगाएंगे तो उसमें चीज़ें तो महंगी होंगी। अब ये जो बिजली का मामला है इसके अंदर कैपेसिटी चार्जेस या इतने टैक्सेस, अब क्या हम यूरोप बन गए हैं कि हमें जो है वो 18 से 24% सेल टैक्स लगाया जाए? वो तो उन ममालिक में है जहां वो रियासत मुकम्मल तौर पर फिर आपको एक वेलफेयर स्टेट भी दे रही है। अब IMF आता है, IMF कहता है जी आप टैक्सेस रेट अपने यूरोप के बराबर करें। अब 45% इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और एंगल से आपसे बात पूछता हूँ और मैं आपको ही कोट करता हूँ। बात यह है कि ये जो नेपरा ने आज रिपोर्ट दी है, आपने डॉक्टर साहब इसी शो पे हमें एनलाइटन किया था कि मलाइशिया में जब उन्होंने इसकी तख्ती की, इसको निकाला खोला IPPs को, तो वो भाग गए थे। क्या ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो फ्रॉडी है, जो फ्रॉड हुआ इस मुल्क के साथ, सारे एग्री करते हैं, वो इसको क्यों हम एक क्रिमिनल एक ऑफेंस हुआ पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ जो IPPs का हुआ,
वाई टू कंप्रोमाइज विद देम एंड टेल कि यार हमने 5 इधर निकाल दिए, अब इधर 22 पे ले आएंगे, हम लूट मार को 1 अरब से 50 करोड़ पर ले आएंगे। वाई कांट वी डू दैट? देखिए काई साहब, जब मलेशिया ने किया तो मलेशिया ना तो वर्ल्ड बैंक से को लोन ले रहा था ना IMF से। अब हमारा मसला ये है कि एक तरफ तो हम रोज़ जाते हैं कि हमारा, एक तरफ हम कहते हैं जी हम ये कशकोल तोड़ देंगे, फिर हम मिन्नतें करते हुए उनके पास जाते हैं। फिर अगर ये आपको याद होगा IPPs की सारी फंडिंग IFC से आई थी, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक ज़ैली अदारा है। और जब वो यहाँ लूट मार का बाज़ार गर्म करते हैं, मल्टीनेशनल्स यहाँ पाकिस्तान को लूटती हैं, सारा कुछ करती हैं, यहाँ से सारा पैसा वो ले जाती हैं एट सोर्स, तो हम इस काबिल नहीं है कि उनसे बात कर सके, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पीछे यही तो अदारे हैं जो आपको एक माशी बदहाली तक पहुँचाते हैं। अब ये तो एक डिज़ाइन है कि आप रोज़ बैठ कर चंद इशारे लेकर उसकी तारीफ़ करें। अगर मैं पहले चीज़ों की कीमतें 10 गुना बढ़ा दूँ और फिर कहूँ कि शरह जो इसकी है बढ़ने की अब सिर्फ 4% रह गई है, तो ये क्या कारनामा होगा। अभी मियां साहब ने भी फरमाया कि देखिए ये चीज़ों की कीमतें जो थी, ये हमें PDM के ज़माने में 30 से 35% तक हमारा उस वक़्त अफरात ज़र था। अब वो चीज़ों की कीमतें जो बढ़ गई हैं, लोगों की तनख्वाहें तो दूसरे हाथ से नहीं बढ़ी। फिर आप देखिए कि पिछले साल उन्होंने तनख्वाहदार तबके पे 45% टैक्स लगा दिया, जो हाईएस्ट दुनिया में कहीं नहीं है, और उनको दे क्या रहे हैं, ना हेल्थ ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात जिसमें मैं एनलाइटन होना चाहता हूँ, ये चूँकि हमने वो तमाम शराइत पूरी नहीं कर सके बाय एंड लार्ज, मियाँ शाहिद साहब भी हमें उसकी खबरें देते रहते हैं जितना हमने पैसे इकट्ठे करने थे। डू यू थिंक IMF विल गो थ्रू और वो इसी तरह आगे चलेगा और इनको इग्नोर कर देगा जो हमारी शॉर्ट फॉल्स हैं, कमियाँ हैं? डॉक्टर साहब जी देखिए, ये होगा ये कि अगर हमने ये जो उनसे आप कोई वेवर मांगा तो वो कहेंगे अब तो हमारी कोई जियो पॉलिटिकल आपसे लेना देना नहीं है। अगर आपने हमसे बात करनी है, आप पहले CPEC को जो है, आपको याद होगा CPEC को कई दफ़ा उन्होंने झटका पहुंचाया। अब भी वो ये कहेंगे कि जी ये तो आप फैसला कर लें, क्योंकि इस वक्त एक आलमी जंग भी चल रही है कि जहाँ वो ये चाइना से कहते हैं कि जिन मुल्कों में आपका इंटरेस्ट है उनको अब आप रिलीफ दीजिए, हम नहीं देंगे। चाइना की पॉलिसी ये होती है कि वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं मगर USAID की तरह पैसे नहीं देते, और वो ना आपके सियासी मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, ना आपके इकनॉमिक मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, और एक डिस्टेंस से अपना वो मफाद देखते हैं। अमेरिका चूँकि आपको पता है। डॉक्टर साहब, मेरे इस वक्त स्क्रीन पे खबर चल रही है कि अमेरिकी सफ़ीर की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात, IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू। इसका मतलब है कि नो इट इज़ पॉलिटिको इकोनॉमिक इशू। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो इनसे कहेंगे कि आप ये मुतालबात हमारे माने, और देखिए ये कहने की इनको ज़रूरत भी कभी कभी पेश आ रही, कभी तो ज़्यादा तरीके से पेश आ रही है। अब जो इजराइल की बदमाशियां हैं उसमें एक मुल्क जो टारगेट पे है था वो ईरान था कि ये न्यूक्लियर पावर ना बना, हम बना चुके थे, हमें वो इकोनॉमिकली बिल्कुल कर रहे हैं। सफीर ने कोई मुतालबात रखे होंगे इसके अलावा, जो कि IMF के मुतालबात हैं, इसके अलावा कोई मुतालबात रखे होंगे? जी जाहिर है वो चाहते हैं कि इन सूरत हाल में जो हम चाह रहे हैं कि हम भी यहाँ कोई उसी तरह का फसाद मचाएं जिस तरह का हमने देखा मिडल ईस्ट में है। अब देखिए आप जाकर उनके, अब जो भी अफगान पॉलिसी पे पहले भी बात हो रही थी, इस पर मैंने बहुत किताबें भी लिखी, बहुत काम भी किया, काजी साहब उससे आगाह हैं। हम हमारी सारी पॉलिसियाँ वही डायरेक्ट करते हैं, हमें एक जाल में फंसाते हैं, माशी तौर पर भी हमारी तबाही की तरफ हमें लेकर जाते हैं और सियासी तौर पर भी। अब ईरान से वो कहते हैं आप अपने तल्लुकात ख़राब कीजिए, इससे वो हमारे तल्लुकात अच्छे होने नहीं देते, वरना अगर अमेरिका चाहे तो वो दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी आसानी के साथ ट्रेड खुलवा सकता है। मगर अब भारत हमसे बात ही करने को तैयार नहीं है, तो क्या आइसोलेशन में जब हम रहेंगे और उनके जेरे नगर रहेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? उसके ऊपर हम उड़ान पाकिस्तान। सर थोड़ी सी उम्मीद की बात कर लेते हैं, अगर 2035 तक वजीर आजम की बात मान ली जाए कि 1000 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी हो जाएगी डॉलर की, तो फिर हम तो सर स्विट्जरलैंड से ज्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। तो मुमकिन है कि ऐसा हो पाए? आपको क्या लगता है? पर कैपिटा हमारा जो है ना, देखिए मियां साहब, वो सिर्फ 5 मिलियन की आबादी है स्विट्जरलैंड की, और उनकी जो GDP है उसके ऊपर उसको अगर डिवाइड करके देखें। अच्छा ये तो जो डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक दफ़ा जब ये एहसन इकबाल साहब माशाल्लाह बहुत बड़े प्रोफेसर हैं,
तो वो विजन फलां विजन फलां। तो मैंने कहा था यार ये जो विजन फलां तो बाद में देखेंगे, ये नाइटमेयर 225 जो है इसका क्या करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमें एनलाइटन करते हैं और खुललाक बात करते हैं, इस मुल्क के मफाद में बात करते हैं, इनकी आबादियों के मफाद में बात करते हैं। शायद किसी को अक्ल आ जाए, होश आ जाए, सब कुछ है हमारे पास, और कुछ अगर नहीं है तो वो ये करने वाले नहीं हैं। बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और देखेंगे अफगानिस्तान में हमारे क्या मामला चल रहे हैं और उन्हें कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ तजिए निगार और एंकर जनाब कामरान यूसुफ साहब ने। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, आपने हमें वक्त दिया। कामरान साहब, एक फेस्टरिंग वूंड अफ़गानिस्तान बना के रख दिया हमने। मैं लंबी कहानी में नहीं जाता 1978 से कैसे ये कहानी शुरू हुई, मगर हाँ आज हम फिर दोबारा से हमें वहाँ पर वो जाके, ज़ाहिर है जो लोग हमारे मुल्क में आके दहशत गर्दी करते हैं उनका कला कुमा करना हमारी जिम्मेदारी भी है कि यहाँ नुकसान ना पहुँचे। तो हाउ डू यू सी दिस ऑल प्रोसेस जो है, किस तरह से ये अनफोल्ड करता नज़र आता है आपको, और क्या किसी मुस्तकबिल करीब में कोई हम इसके हल के करीब भी होंगे? जनाब कामरान यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया। आई थिंक जो सबसे बड़ा इसमें हमारे लिए जो सिचुएशन ये अनफोल्ड हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे फैसला साज है उन्होंने ये तवक्को की थी कि जब अफगान तालिबान अगस्त 2021 में दोबारा इक़्तिदार में आए थे, हमारी तवक्को यही थी कि क्योंकि अफगान तालिबान के साथ हमारे बड़े तारीखी तौर पर अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि हम पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि अफगान तालिबान तो हमारे प्रॉक्सी हैं, और हमारी तवक्को यही थी कि अनलाइक अहमद कारज़ाई और अशरफ गनी की हुकूमत के, अफगान तालिबान की हुकूमत में हमारे लिए जो वेस्टर्न हमारा बॉर्डर है वहाँ पर हालात बेहतर होंगे। TTP और जैसे जो दूसरे ग्रोह हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसके बरक्स आज जो मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात को कई अर्से से फॉलो कर रहा हूँ, अशरफ गनी और हामिद कारज़ाई के दौर में ताल्लुकात इतने खराब नहीं थे जितने आज खराब हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं इतने कशीदा हैं कि बहुत सी गलत खबरें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान ने वाखान के इलाके पर कोई कब्जा कर लिया है। हकीकत क्या है, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ये इसमें कोई हकीकत नहीं। जो वाखान रादारी है और कॉरिडोर है, और ये खबरें सोशल मीडिया से ही उठी, और जो मेरी मालूमात हैं पाकिस्तानी हुकाम से मेरी जो बात हुई, जो पाकिस्तान के फिजाई हमलों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद के ऊपर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उस पर भी अफगान तालिबान और उनसे जुड़ा जो सोशल मीडिया है ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। हकीकत ये है कि जो मेरे पास मालूमात हैं और पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि अफगान तालिबान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान उनको एम्बेरस नहीं करना चाहता था। और एक असेसमेंट हमारी यही है कि उससे तवज्जो हटाने के लिए अफगान तालिबान की हुकूमत ने, ये किसी ने शोशा छोड़ा कि पाकिस्तान वाखान जो रादारी है उस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है या उस पर कब्जा कर लिया है। वाखान रादारी स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट इस एतबार से है क्योंकि वो वाहिद ये कॉरिडोर है जो चीन और अफगानिस्तान को आपस में मिलाता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ना तो कोई इस तरह का इरादा है और ना इस तरह की कोई मूव हुई है। ये सोशल मीडिया की हद तक ये बातें हो रही हैं जो हैरानकुन तौर पर इन सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर अफगान तालिबान के जो वज़ीर दिफा हैं मुल्ला याकूब, उनकी तरफ से रद्द अमल आना, ये बहुत हैरानकुन बात थी। उन्होंने ये तासुर शायद देने की कोशिश की कि ये बहुत कुछ सीरियस इशू है, लेकिन इस तरह की कोई मूव पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। अच्छा कामरान साहब, पाक फौज ने तो दंदान शिकन जवाब दिया है, उनकी दारंदाजी का जो उन्होंने दारंदाजी करने की कोशिश की है, क्या आप समझते हैं कि अबूरी हुकूमत को सबक आ चुका होगा या कशीदगी मजीद बढ़ने का इम्कान है? देखें, फिलहाल तो जो पाकिस्तान की तरफ से जो फिजाई हमले किए गए, उसके बाद अफगान तालिबान की तरफ से जो पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि TTP को एक फैसिलिटेट किया गया कि वो इन्फिल्ट्रेशन करे, उसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। उसके बाद डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट किए गए और मामला ठंडे हो गए। जो पाकिस्तानी हुकाम है, अगर पब्लिकली स्टेटमेंट्स देखें अफगान तालिबान की या उनके सोशल मीडिया को देखें, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। जो मेरी मालूमात है कि पाकिस्तानी हुकाम ने ये खबरदार किया था अफगान तालिबान की हुकूमत को कि देखें, आप भले गुरिल्ला वॉरफेयर में IEDs और ये सुसाइड बॉम्बिंग इसमें बड़े ज़बरदस्त होंगे, आप हमारे साथ इस तरीके की का पंगा ना लें, क्योंकि आप रिवायती जो लड़ाई है उसमें पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। और वही हुआ जब उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, पाकिस्तान की तरफ से जब भरपूर जवाब गया, उनको मैसेज तो मिल गया
लेकिन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए अफगान तालिबान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। तो सिचुएशन जो है इस वक्त पेचीदा है। वक्ती तौर पर जो एक टेंशन बढ़ रही थी उसमें कमी तो जरूर आई है, लेकिन जब तक पाकिस्तान का कहना है कि जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है और वो जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं अफगानिस्तान के अंदर, जब तक उनका कोई देर पा हल नहीं निकलता तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का में उस तरह से बेहतरी का इम्कान नहीं है। अच्छा कमरान यूसुफ साहब, बहरहाल ये तो बात तय, हम सब लोग इस पर मेरे ख्याल में बाय एंड लार्ज सारे एग्री करते हैं कि बम्बों से कभी कोई अमन नहीं हो सकता। क्या आप समझते हैं कि कोई नेगोशिएशन, वैसे तो हमने जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है, मैं तो इसकी तारीख सारी तारीख से, यानी आप जिस तरह कह रहे हैं मैं इसको तो 78 से वॉच कर रहा हूँ जो वारदात अब हुई वहाँ पर अफगानिस्तान में, तो क्या ये तो अगर वो IEDs इस्तेमाल करते जिस तरह आप कह रहे हैं, या इंडिविजुअल टेररिज्म करते हैं, या यहाँ आके गुरिल्ला दहशतगर्दी करते हैं और जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता कुछ भी, हाँ रवायती जंग में तो हम बिल्कुल हावी हैं, क्या कोई ऐसी हो सकती है गुफ्तगू, कोई बात, कोई ऐसा डोर दरवाज़ा खुल सकता है कि यार आप भी आराम से रहें हम भी आराम से रहें? डू यू सी एनी अपॉर्चुनिटी, या ये इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो बड़ी संजीदगी के साथ ये कोशिश की गई और अभी भी कोशिश है। अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में मोहम्मद सादिक साहब को दोबारा अपॉइंट किया स्पेशल एनवॉय, और वो अफगानिस्तान गए भी और वहां पर कुछ मुलाकातें भी हुई। असल इशू ये है कि बात इवेंचुअली जब भी ये जितना दहशतगर्दी वाला मामला है, कहीं ना कहीं फिर नेगोशिएशन के साथ मामला तो हल होने हैं, लेकिन वो तरीकाकार नहीं जो माजी की एस्टेब्लिशमेंट ने जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार थे अपनाया कि इन दहशतगर्दों के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान की हिकमत अमली वाज़ेह है कि बिल्कुल बातचीत का दरवाजा ओपन है, लेकिन TTP के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होगी, अफगान तालिबान के साथ बातचीत होगी। अफगान तालिबान के जरिए उनको ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि अगर वो TTP का उन पे छोड़ते हैं कि कोई उसका ऐसा हल निकालते हैं कि जिससे पाकिस्तान के ऊपर अक्रॉस द बॉर्डर जो दहशतगर्द। अच्छा कमरान, मुझे एक बात बताइएगा जरा, ये लोग सुनना चाहेंगे पब्लिक कंजम्पशन के लिए, क्या मकासद हैं TTP के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बड़े दिनों से हम सुनते हैं, व्हाट डू दे वांट टू अचीव, क्या उनके मुतालबात हैं? देखें, जो उनके मुतालबात हैं वो अपने आप को, अगर आप उनका नाम भी देखें कि एक तो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान आपको पता है उसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, वो दोबारा इक़्तिदार में आ भी गए हैं और उनकी जो तशरीह है इस्लामी निज़ाम की वो उन्होंने निज़ाम वहाँ पे ले आए हैं। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो इसी तरह का निज़ाम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि उनकी जो कैंपेन है वो लेजिटिमेट है, हालांकि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ये भी अपनी जगह पे बात मौजूद है कि ये एक लिहाज से इसमें प्रॉक्सी भी एलिमेंट शामिल है। कई जो हॉस्टाइल पाकिस्तान के नेबर्स हैं, कंट्रीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करते हैं। तो बज़ाहिर अपने आप को वो कहते हैं। इमरान, मैं एक और एंगल से आपसे बात करता हूँ। चीन की बहुत बड़ी इंटरवेंशन होगी वहाँ पे, वो शायद वो एक जो 200 किलोमीटर का उनका बॉर्डर है उससे वहाँ पे एक ट्रेन भी लेके जाना चाहते हैं सेंट्रल एशिया में। वहाँ पर तो वो जिद्दत की बात भी कर रहे हैं, और वो जो एक जो निज़ाम जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जी वो कोई खिलाफत कायम नहीं करना चाह रहे, उधर वो बिल्कुल बात कर रहे हैं। इधर वो हमारे यहाँ जो है हमें फिर जो है वो कई 100 साल पहले धकेल देना चाहते। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम का में कोई प्रॉब्लम है, अपनी अपनी वर्जन है ना, तो क्या उधर तो वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इंडिया के साथ भी ठीक चल रहे हैं, इंडिया में उन्हें कोई इस्लाम की जरूरत नहीं है, वाह पाकिस्तान? यही सबसे बड़ा एक मौमा है कि यहाँ पे ये उनको क्यों चाहिए। और आफ्टर ऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान तो एक इस्लामिक मुल्क है और पाकिस्तान के आइन में वाज़ेह है कि जो भी कवानीन है वो आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए और कोई इस तरह का कानून लागू नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें प्रॉक्सी का एलिमेंट भी शामिल है। आपने चीन का भी तस्करा किया, चीन जो भी इंगेजमेंट कर रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि चीन का सिर्फ जो पॉलिसी है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो पब्लिकली पाकिस्तान की तरह उस तरीके से मामलात को नहीं सामने लाते, लेकिन चीन के खदशात भी अपनी जगह पे अफगानिस्तान को लेकर के मौजूद है। बहुत से ऐसे मंसूबे जिन पर इसलिए उन्होंने अभी काम नहीं कर रहे, जिस तरह वाखान राहदारी की बात हो रही है, अफगान तालिबान बड़ा आए रोज बयान देते हैं कि हम इस राहदारी को खोलेंगे और यहाँ से तिजारत शुरू होगी। जो मेरी इस्लामाबाद के अंदर भी, मैं कुछ अर्सा पहले चीन भी गया था, वहां पर हुकाम से बात होती है, वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, अभी इस तरह का कोई हमारा प्लान नहीं है। इमरान साहब, जो TTP है ये कोई मुनज़्ज़म जमात नहीं है, इसके पीछे कौन है? कोई कौन से मुल्क इसके पीछे हो सकते हैं? अफगानिस्तान में इनको तो ठिकाने मिल सकते हैं, लेकिन जो मदद उनको मिल रही है वो
कहां से मिल रही है? कौन से मुल्क इसके पीछे हो सकते हैं? देखिए, टीटीपी का जो वजूद है, अगर आप देखें, ये शुरू हुआ जब 9/11 अटैक्स के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी में अफगानिस्तान को लेकर के तब्दीली आई। वही लोग हैं जो किसी जमाने में हमें आई थिंक कहना चाहिए कि ये स्टेट के कभी एसेट्स हुआ करते थे। जब हमारी पॉलिसी तब्दील हुई तो फिर ये हमारे ही खिलाफ हो गए, और फिर जब हमारे खिलाफ हुए तो उसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स शामिल हो गए। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये एविडेंस भी देता रहा है कि इसमें भारत भी मुलविस है, और भारत डेफिनेटली इस सारी सिचुएशन से एडवांटेज लेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। और ये बात भी आपकी ठीक है कि टीटीपी बज़ाहिर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई एक पूरा उनका एक यूनाइटेड स्ट्रक्चर नहीं है। उसके अंडर कोई मेरे ख्याल में 27-28 मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ऑपरेट करती हैं, और ऑब्जेक्टिव उनका पाकिस्तान के अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन पैदा करना है, और जो पाकिस्तान के अंदर एक एहसास महरूमी है या जो भी इस तरह के मामलात हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है। तो उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं इस स्टोरी को वॉच कर रहा हूँ, और मैंने जनरल नसीरुल्लाह बाबर के साथ, जो कि आर्किटेक्ट थे इस सारी अफगान पॉलिसी के इनकलाब सौर के बाद से, मेरे बड़े उनसे हुए और वो छपता भी रहा। ये आप क्या डू यू एग्री कि ये जिस तरह अभी आपने एक फिक्रा बोला कि कल तक ये मुजाहिदीन थे, आजकल ये दहशतगर्द हैं, तो वो जो हमारी पॉलिसी थी इनकलाब सौर को बर्बाद करने की, वेस्ट की पॉलिसी थी, और ये जो कोल्ड वार में जो ये खेल जिसका हम हिस्सा बने, डू यू थिंक कि वी आर पेइंग वेरी हैवीली डियरली बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी, जो कि इंटरनेशनल में हम मोरा बने, और हमने इनकलाब सौर को बर्बाद करने के लिए जो यहाँ पे ये सारे मुजाहिद तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, यहाँ पे लिख के लगाया करते थे हम, तो ये अब बेटे वापस आ रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस वर्जन ऑफ द हिस्ट्री? बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे लगता है कि वैसे तो हमारी बहुत सी कोताहियां हैं जो हमने की हैं, बट आई थिंक एक फैसले जिसने पाकिस्तान को मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत हो, पाकिस्तान की सियासत हो, पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक को तबाह किया, वो हमारी गलत अफगान पॉलिसी है। क्योंकि देखें, अमेरिका को अरब हमारे जो ममालिक हैं, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने फंड किया, वो हजारों मील इससे दूर थे, उनको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। एक 9/11 अटैक जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी बैकयार्ड में ये सब कुछ नहीं हो रहा था। इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग अस। नाज़रीन, मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए एक बात ज़रूर करूँगा कि वो जो कांटे बोए थे हमने 78 में, आज वो काट रहे हैं। 70-80 हज़ार तो हमारे शहरी जो हैं वो शहीद हुए, 5-7 हज़ार हमारे जो फ़ौजी भाई जो हैं, हमारे बेटे जो हैं, उनकी हमने जानें दी। तो हमें फ़ैसले करते हुए कोई सोच अक्ल भी कर लेनी चाहिए, वरना ये नतीजे निकल रहे हैं। अब इन कांटों को चुनते चुनते हम कैसे इससे निकलेंगे, दैट इज़ येट टू बी सीन। ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।